Hello, my dear aspirants. I'm very sorry that I'm in front of you after a very long time because of some personal problem. But again, we are all in the grip of pandemic, and I'm sure you must be staying safe. तो फिर से मैंने अपना क्लास शुरू किया है और आज के इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ कॉमन एरर्स फॉर एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी या तो रिशेड्यूल हो गए हैं या फिर पोस्टपोन हो गए हैं। एंड आफ्टर द पेंडेमिक आई एम श्योर देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्लेथोरा ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कमिंग अप। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि अभी आपके पास समय मिला है, आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करता हूँ। मैं इंट्रो भी मैंने हटा दिया है क्योंकि इंट्रो की कोई ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत जिस चीज़ की है वो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली फॉर हर लाइफ इफ शी हैड नॉट एस्केप्ड द एक्सीडेंट क्विकली बाय अ क्लोज शेव। कॉमन एरर्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ें, बिकॉज ये इनफैक्ट ये पार्ट्स में बटे हुए हैं लेकिन है तो एक सिंगल सेंटेंस। तो पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ें और फिर कोशिश करें अगर कोई एरर है उसे ढूंढने का। अगर फिर भी आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर एक एक वर्ड को स्टडी कीजिए। सो अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड, सबसे पहले देखिए वुड हैव प्रूव्ड। ये वुड हैव प्रूव्ड क्या है? ये वर्ब है। सो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट का पार्ट होता है। सब्जेक्ट के पार्ट में क्या है? अ मोमेंट डिले। अ तो एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, और मोमेंट और डिले दोनों नाउन है। जबकि दो नाउन एक साथ होकर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, यह जो अ है और जो यूज हुआ है आर्टिकल, किसके लिए हुआ है? डिले के लिए यूज हुआ है। सो ये जो डिले है यह है नाउन। डिले क्या है? यह नाउन है और यह मोमेंट भी नाउन है। तो क्या एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसलिए यह जो मोमेंट है इसको हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। सो मोमेंट का या तो होगा मोमेंट्री, या फिर क्या होगा? मोमेंट्स। तो टाइम में हम एपोस्ट्रोफी यूज करके उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं। जिस तरह से किसी भी लिविंग थिंग्स में, जैसे राम है तो राम हम की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इसको अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव में चेंज करना है तो एपोस्ट्रोफी के मदद से हम राम कर सकते हैं। उसी तरह से मोमेंट को भी हम मोमेंट्स कर सकते हैं। नाउ अगर आप यूज करते हो अ मोमेंट्स डिले, यानी यह मोमेंट्स क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, नाउन से ठीक पहले आया है, यानी नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर होगा अ मोमेंट्स डिले। सो द करेक्ट चॉइस इज ए, बिकॉज ए पार्ट में ही एरर है। चलिए आगे शुरू करते हैं। जब कभी भी जब मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने मैं डाल रहा हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ, पूरे सेंटेंस को मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो सबसे बढ़िया है कि आप भी पढ़ें और आपके अनुसार जो एरर मिल रहा है उसे अपने नोटबुक में मेंशन करें। और जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो टैली करें कि आप गलत हो या सही हो। अगर गलत हो तो कहाँ पे गलत हो। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted my family so much that they decided to stay for one more week. The beautiful, यहां देखिए द ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो यह किसके पहले आना चाहिए? नाउन से पहले आना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जो सराउंडिंग है यह सराउंडिंग भी एडजेक्टिव ही है। यह जो सराउंडिंग है यह एडजेक्टिव है, यह नाउन नहीं है। सो सराउंडिंग एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसे जब हम नाउन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? सराउंडिंग्स हो जाता है, यानी यहाँ पर हम एस डालकर सराउंडिंग को हम नाउन बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, यानी यहाँ पर भी ए पार्ट में एरर है। सो सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है और उसी को हम नाउन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? सराउंडिंग्स।
यह नाउन हो गया। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय एश्योर्ड अबाउट हिज प्रमोशन इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट। बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, किसके परफॉर्मेंस के आधार पे? एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पे। तो एम्प्लॉय को आश्वस्त किया गया, एश्योर किया गया, एश्योरेंस दिया गया, ना उसी ने किसी को एश्योर किया, एश्योरेंस उसे दिया गया, तो वह पैसिव फॉर्म में होगा। यानी सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर एम्प्लॉय वॉज होगा। सो बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय वॉज एश्योर्ड अबाउट हिज प्रमोशन इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर इज बी, यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट है, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाई टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट विच इज यूज टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स वर्ल्ड वाइड एंड ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द फार रीचेस ऑफ द ग्लोब। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाई व्हाट? टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। यानी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें आती है, बट इंटरनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट यह सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इज बिल्कुल सही है। यानी विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से पहले क्या आया है? टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, यानी सिंगुलर है, तो विच से के बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। सो विच इज यूज टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स वर्ल्ड वाइड एंड ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द फार रीचेस ऑफ द ग्लोब। देयर इज नो एरर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है कि एंड के मदद से अगर किसी दो नाउन को हम जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो क्या हो जाता है? यह प्लूरल हो जाता है, क्योंकि जुड़ने के बाद भी ये दो ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एंड के मदद से किसी ऐसे दो नाउन को जोड़ते हैं जो जुड़ने के बाद भी वो एक ही रहता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। सो ब्रेड एंड बटर को जोड़ने के बाद भी वह एक डिश ही बनता है, इसीलिए यह सिंगुलर है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, उसमें मैं काफ़ी क्लियरली समझा रखा है, तो उसे आप देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द पेरेंट्स डिसाइडेड इट वॉज वर्थ द रिस्क। द पेरेंट्स डिसाइडेड इट वॉज वर्थ द रिस्क, बिल्कुल सही है। इट वॉज वर्थ टेकिंग रिस्क, बिल्कुल वो भी सही है। बिकॉज दिस चिल्ड्रेन वुड हैव सक्कम्ड द डिजीज बिफोर एडल्टहुड। बच्चे सकम्ड के बाद हमेशा हम टू यूज करते हैं। यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा टू, यानी सकम्ड के बाद क्या आएगा? टू आएगा। सकम टू होता है, इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। One thing we tend to overlook is that in medicine there is always going to be learning curve when it comes to new technology. One thing we tend to overlook is that in medicine there is always going to be learning curve. यहाँ जो curve है यह नाउन है, कर्व से पहले क्या आया है? या प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी लर्निंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है? वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यह जो कर्व है नाउन है, यह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कर्व बिल्कुल काउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है तो उसके पहले हम ए या एन
एज द केस में भी जरूर यूज करते हैं, यानी यहाँ कर्व से पहले ए आएगा, लेकिन चूंकि कर्व से पहले एक एडजेक्टिव भी आया है तो उस ए को हम एडजेक्टिव से पहले प्लेस कर देंगे, यानी इसमें सी पार्ट में एरर है। आंसर क्या होगा? देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व। अ लर्निंग कर्व क्यों? क्योंकि कर्व एक नाउन है जो काउंटेबल नाउन है, वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है और उसके पहले हम ए और एन यूज करेंगे। लेकिन अगर उसकी विशेषता बताने वाला अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है तो उस ए एन और द को जो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, उसे हम एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट कर देंगे, यानी यहाँ अ को लर्निंग से पहले शिफ्ट किया गया है। The first section of the road was surfaced and offered resplendent views of the Suru Valley with green fields enclosed with poplars, willows and apricot trees. The first section of the road was surfaced and offered resplendent views of the Suru Valley with green fields enclosed with नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? enclosed by होगा। यहाँ पर enclosed by poplars, willows and apricot trees। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा? enclosed by। नेक्स्ट आते हैं ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो इनक्लोज्ड बाई है या उसके पहले भी कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैसे सकम टू, तो यह प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के रूल में बहुत सारे आपको फ्रेजेज मिलेंगे, यानी किस नाउन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यह सब आपको लर्न करना है। यानी प्रीपोजिशन के मदद से यह वर्ब फ्रेज बनाते हैं या नाउन्स भी फ्रेज बनाते हैं, यानी इनक्लोज के साथ हम बाई यूज करेंगे यहाँ पर जब वह बहुत सारे चीज़ों से घिरा हुआ है। ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व विद द एक्सीडेंट, यानी इन्वॉल्व विथ नहीं होगा, इन्वॉल्व इन होगा। ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड यहाँ पर क्या होगा? इन द एक्सीडेंट। तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पर ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट होगा। आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। सो माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के मदद से अगर आप दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट हम किसे मानेंगे? सब्जेक्ट हम सेकेंड वाले को मानेंगे, यानी वर्ब के जो सबसे नज़दीक है उस नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट मानेंगे। अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। नाउ इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन, यानी ऑपरेटर और फोरमैन को आइदर और जोड़ रखा है, तो सेकेंड वाला कौन सा है? द फोरमैन है, और वर्ब के नज़दीक भी यही है, और यह सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी आर के जगह पे हम इज करेंगे, यानी आपका जो आंसर है वो बी होगा। माई फादर डिसुएडेड मी। डिसुएड परसुएड का अपोजिट वर्ड है। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, डिसुएड का मतलब होता है मना करना। अगर हम कुछ कर रहे हैं या हम कोई कोशिश कर रहे हैं तो उससे मना करना या कहना कि मत करो, उसको बोलते हैं, वहाँ पर हम यूज करेंगे डिसुएड। सो माई फादर डिसुएडेड मी। सो डिसुएड के साथ हम हमेशा
फ्रॉम यूज करते हैं, देखिए परसुएट के साथ हम टू यूज करेंगे और डिसुएट के साथ हम फ्रॉम यूज करेंगे। सो टू प्लस V1 होता है, जबकि यहाँ जो फ्रॉम है एक प्रीपोजिशन है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब यूज करते हैं तो V1 प्लस ING होगा। सो यहाँ क्या होगा, आइदर माई फादर डिसुएडेड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर ए जॉब। सो करेक्ट आंसर है टू ट्राई फॉर ए जॉब। इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। अब यहां पर बिल्कुल सिंपल है, किसी भी मॉडल के बाद, चाहे वह मे हो, कैन हो, कुड हो, शैल, विल, शुड, वुड, माइट, यूज टू, कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद अगर वर्ब आता है तो वह हमेशा V1 में होगा, यानी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। जबकि यहाँ पर लेफ्ट सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जो भी आप मान ले, या तो सेकेंड फॉर्म में दिया गया है या फिर थर्ड फॉर्म में दिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में होगा। यहाँ पर यह आंसर होगा नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, यू मे लीव द क्लास, यू मे लीव द क्लास, LEAV, लीव द क्लास। Next question is, although there are more than 100 known elements, they rarely occur at a pure state. Although there are more than 100 known elements, although के बाद अगर हम although वाले क्लाउज के बाद अगर दूसरा क्लाउज हम डालते हैं, अगर डालते हैं ऐसा नहीं है, डालते ही हैं, डालना ही होगा, तो या तो हम येट यूज करेंगे, अगर नहीं तो कॉमा यूज करेंगे। बिल्कुल सही है। दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, इन अ प्योर स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज दे रेयरली अकर इन अ प्योर स्टेट। आपका ऑप्शन होगा एट अ प्योर स्टेट। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इन अ प्योर स्टेट। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्यों भाई फ्रूट्स क्यों नहीं? क्योंकि फ्रूट का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सो बिल्कुल सही है फ्रूट। और वेजिटेबल्स का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, हमेशा वेजिटेबल्स ही यूज किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आप देखिए सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, यहाँ क्या है, वर्ब है। वर्ब से आप पीछे चलते जाइए और जहाँ भी प्रीपोजिशन है वहाँ पर रुक जाइए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पर रुकिए। उसके पहले देखिए क्या आया है, द कॉस्ट आया है, यह नाउन है, यानी यह सब्जेक्ट है। और द कॉस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा ना। इसलिए यहाँ पर हैव के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो हैज राइजन, करेक्ट आंसर इज हैज राइजन, यानी 3 part is the correct choice. Having just taking a heavy lunch, my dear students, having plus V3 होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। सो परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3, जबकि यहां पर है हैविंग प्लस V1 प्लस ING, बिल्कुल गलत है। सो यहां पर होगा हैविंग जस्ट टेकिंग, यानी टेकिंग अ हैवी। यहां पर आपका करेक्ट चॉइस ये है नंबर 2, बिकॉज यह गलत है, यह पार्ट गलत है। क्या होगा, हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। यहां देखिए अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं या जब तक नहीं।
अनटिल का भी मतलब होता है अगर नहीं या जब तक नहीं, यानी नॉट इसमें इम्प्लाइड है। इसके बावजूद भी अगर आप नॉट यूज करते हो तो वह सुपरफ्लस हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए यहां पर अनलेस और अनटिल के साथ नॉट हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो इस पार्ट में एरर है। अनलेस यू डिड नॉट, क्या होगा? करेक्ट आंसर इज अनलेस यू, करेक्ट आंसर इज अनलेस यू do your homework, you will be punished, said the teacher. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप, और डाउट में क्लियर करूंगा। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज ए रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। Now, the reduction in the cost of education due to an increase in subsidies which is offered या which has been offered, यह पैसिव फॉर्म में है। which is offered और which has been offered, यानी यहां पर ऑफर नहीं होगा, ऑफर्ड होगा, यानी which has been offered। सो इसे यूज नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये वहां पर इम्प्लाइड है, यानी यह पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव फॉर्म में वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। सो ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज ए रीजन टू गेट मोर, यानी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, यह आपका करेक्ट चॉइस होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज offered by the government is also seen as a reason to get more educated. Not complying by any of the laws can land you into serious trouble. Now comply, comply दूसरा होता है abide। comply plus with, अबाइड प्लस बाई, दोनों का मतलब होता है पालन करना, पालन करना, आज्ञा का पालन करना, नियम का पालन करना, कानून का पालन करना। सो कंप्लाई के साथ हमेशा हम जो प्रीपोजिशन है वह विथ हम यूज करते हैं, तो कंप्लाइंग विथ होगा यहाँ पे। नॉट कंप्लाइंग बाय इज द करेक्ट चॉइस, एरर इस पार्ट में ही है। The length of a male swallow's tail reveal his, यानी वर्ब क्या है यहाँ पे? रिवील, ये वर्ब है। सब्जेक्ट हमें ढूंढना है बिकॉज वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, बट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्ड्स है। 7 वर्ड्स में वर्ब से पहले जो आया हुआ है 7 वर्ड्स, उसमें से हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे? तो हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है। रिवील से पहले आते हैं लेफ्ट की तरफ, ऑफ मिल गया, यहाँ पर रुकेंगे। और ऑफ से पहले क्या है? द लेंथ है, तो द लेंथ क्या है? यह इस वर्ब का सब्जेक्ट है। द लेंथ एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पर रिवील्स होगा। करेक्ट आंसर इज द लेंथ ऑफ अ मेल स्वॉलोस टेल रिवील्स हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल स्वॉलो। करेक्ट चॉइस आपका 2 है, क्योंकि एरर इसी पार्ट में है। 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. ₹10,000 20 किलोमीटर्स। जब एक मुश्त किसी अमाउंट की बात करते हैं या किसी निश्चित दूरी की बात करते हैं, तो चाहे वह
10 किलोमीटर्स हो या 10,000 किलोमीटर्स हो, चाहे वह 20 रुपीज़ हो या चाहे वह 20,000 रुपीज़ हो, उसे हम हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे। यानी यहाँ जो 10 किलोमीटर्स है यह एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं, हम फ्रेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं, इसलिए यह सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। यानी यहाँ पर इज आएगा 10 किलोमीटर्स आर, यह करेक्ट चॉइस है नंबर 1। द दून वैली with all its lights look beautiful at night from the top of the mountain. Very good. Beautiful, look beautiful कब? at night। कहाँ से? from the top of the mountain। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हम सबसे पहले इस वर्ब को देखेंगे। अब वर्ब सही है या नहीं, उसमें कोई गलती है या क्या है, तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। वर्ब से लेफ्ट की तरफ जाइए, प्रीपोजिशन ढूंढना है हमें, यहाँ पर विथ है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो वर्ड है या वर्ड्स है वही सब्जेक्ट होगा। द दून वैली, यही सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। किसी एक वैली की बात हम कर रहे हैं, यह सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पर लुक्स आएगा सिंपल प्रेजेंट में। when the subject is third person singular number we use s और es with the verb। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, यानी यहाँ होगा looks beautiful। I done a lot of work today she said। सबसे पहली बात है कि टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर है तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी स्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है। तो एरर इस पार्ट में तो है। क्या होगा? आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे शी सेड। वह क्या कही? मैंने आज बहुत सारा काम किया है। सो आज किया है, काम खत्म हो गया है। कब की बात है? आज की बात है। सो प्रेजेंट में अगर कोई काम खत्म हो गया है तो वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई हैव डन। यह करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट चॉइस क्या होगा? नंबर 3, क्योंकि एरर इसी पार्ट में। देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। अब देखिए यहां पर बहुत आसान है, आप सबको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आंसर मिल गया होगा। लेकिन मैं एक रूल बताना चाहता हूं कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो हम देयर को और इट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। और देयर और इट को हम कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। देयर को जब हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं तो इसका सिर्फ ये वजूद है कि सब्जेक्ट के स्थान पे होता है, अदरवाइज यह सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। क्योंकि सब्जेक्ट का काम अगर कोई वर्ड करता है तो उसके नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब चेंज होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देयर के बाद इज आया है, इसका यह मतलब नहीं है कि देयर के साथ इज यूज होता है। नो, यह जो इज यूज हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है? उस वर्ब के बाद आने वाला नाउन के अनुसार। तो गड़बड़ तो यहीं पे है। सो उस वर्ब के बाद जो आया हुआ है नाउन वह प्लूरल है, तो यहां पर क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे हम लिखते हैं देयर इज अ पेन, देयर आर पेन्स। यहां पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह देयर के अनुसार चेंज नहीं हुआ है, बल्कि उन वर्ब्स के बाद आने वाला नाउन के अनुसार चेंज हुआ है। यानी यहां पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हुआ है, यहां नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज हुआ है।
R.N. Tagore, that is Rabindranath Tagore, was one of the first poet. अब यहाँ देखिए 2-3 रूल यहाँ पर बताऊंगा मैं. वन ऑफ द के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वह हमेशा प्लूरल होगा. सो एरर आपका क्या है, यहाँ पर पोएट्स होगा, यानी यहाँ पर पोएट्स होगा. सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोएट्स. बिल्कुल यहाँ पर पोएट्स ही होगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है. उसके बाद हु आया है. हु क्या है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है. उस रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु, विच और दैट का मतलब जो होता है और सेंटेंस के बीच में उसका यूज किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ हु का मतलब होता है जो, और हु से ठीक पहले आने वाला जो नाउन है वह उसका एंटीसीडेंट होता है, और उसके बाद आने वाला वर्ब है वह उस इंसिडेंट्स के अनुसार हम यूज करते हैं. यानी रविंद्रनाथ टैगोर was one of the first poets who tried to create a style that was both modern and traditional. यानी एरर किस पार्ट में है, एरर है नंबर 4 पार्ट में. नेक्स्ट, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर. अब यहां पर मोर हम यूज क्यों करेंगे, जब किसी भी एडजेक्टिव का अगर कंपैरेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव फॉर्म है तो उसके साथ अगर हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं तो सुपरफ्लस बन जाता है. तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्ट का कंपैरेटिव फॉर्म स्मार्टर होता है. सो ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डजंट अर्न मच मनी. तो यहाँ पर क्या होगा, मोर स्मार्टर, या आपका करेक्ट चॉइस होना चाहिए, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है. The child along with his parents were waiting for the program to begin. एक रूल है with, together with, यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है. along with, as well as, अगर इनमें से किसी के मदद से दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब से जो सबसे दूर वाला नाउन है, यानी पहला वाला नाउन है, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी वही वर्ब का सब्जेक्ट होगा. सो यहाँ पर along with है, along with से पहले क्या यूज हुआ है, द चाइल्ड, यह सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाज होगा. सो करेक्ट चॉइस क्या आपका होगा, वर वेटिंग फॉर द, यानी यहां पर होगा वॉज वेटिंग फॉर द. काउस आर अमॉन्ग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स. नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग. काउस आर अमॉन्ग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स. नन शोज, यानी जो नन यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, कैटल के लिए. यानी सिर्फ काउज के लिए यूज नहीं हुआ है बल्कि कैटल के लिए, और कैटल का सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म एक ही होता है इसलिए, और कैटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है. प्लूरल फॉर्म में मतलब होता है उसका फॉर्म सिंगुलर, लेकिन उसका जो यूज होता है वह प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है. इसलिए यहाँ पर जो नन है यह दिस हैज बीन प्लेस्ड फॉर कैटल, तो यहाँ पर शोज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ जो नन है इसे हम यहाँ प्लूरल मान रहे हैं, तो वर्ब भी प्लूरल होगा. और वर्ब के साथ आप सिंपल प्रेजेंट में अगर एस यस यूज कर देते हैं तो वर्ब बिकम्स सिंगुलर. तो यहाँ पर होगा नन शोज मोर. ऑन द वे ही वॉज बाइटेड. ओ माय गॉड, ही वॉज बिटेन. यहाँ क्या होगा, he was bitten on his toe by a poisonous snake. यानी on the way he was, तो यह पैसिव फॉर्म में है. पैसिव फॉर्म में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है. सो यहाँ पर बाइट, बिट, बिटेन, यानी he was bitten होगा. यहाँ पर करेक्ट चॉइस इज नंबर 2, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा.
सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंटेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ रहा है और वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो जो WH वर्ड है उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं मानेंगे। चाहे हु आ गया हो, वेयर, विच है, वाई है, वेन है, कुछ भी हो, उसे हम कंजंक्शन मानेंगे। सो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है और वेयर एक कंजंक्शन है। तो दो कंजंक्शन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। जब अगर आपने वेयर यूज किया है तो यहां पर दैट यूज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो यहां फॉर्म इंट्रोगेटिव क्यों होगा? फेयर हर मदर, यहां पर हैड कहां आएगा? हर मदर हैड गॉन, यानी करेक्ट होगा सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंटेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नंबर 1 होगा। दो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला है कि WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो दैट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव वर्ड, नंबर 1। नंबर 2, WH वर्ड इज अ कंजंक्शन और उसके साथ दैट हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज टू कंजंक्शंस वी कैन नॉट यूज टू कंजंक्शंस टुगेदर फॉर डूइंग द सेम वर्क। दूसरी बात है कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे, यानी पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा वर्ब। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। यहां पर मैंने बताया है कि विथ, along with, together with, as well as, guided by, led by, governed by के मदद से अगर हम किसी दो नाउन को जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाला नाउन ही सब्जेक्ट होता है, यानी एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाला नाउन क्या है? कैप्टन है। तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना, बिकॉज कैप्टन तो सिंगुलर है। तो यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। सो कैप्टन एज वेल एज द टीम इज ऑन द फील्ड, यहां करेक्ट चॉइस है आपका नंबर 1। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर, नो सूनर के साथ हम व्हेन यूज नहीं करते हैं। नो सूनर के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? देन। और देन के बाद यहां पर मेंशन है ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। आपका आंसर तो मिल गया है। देन ही स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। यहां पर क्या होगा? व्हेन ही रैन, व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग। अब करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। व्हेन ही रैन नहीं, देखते ही वो दौड़ना शुरू कर दिया, सो देन ही स्टार्टेड रनिंग। रन की जगह पे क्या हम यूज करेंगे? स्टार्टेड रनिंग या बिगेन टू रन। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली unless they are not rigid. Most disputes can be solved कैसे? amicably, यहां तक बिल्कुल सही है। unless they are not rigid, अगर वे rigid नहीं है तो, अगर वे कठोर नहीं है तो यहां पर unless का यूज नहीं हो सकता। यहां पर not तो बिल्कुल सही है, not यहां होना चाहिए। तो यहां पर unless की जगह पर क्या यूज करेंगे हम? if। Most disputes can be solved amicably if they are not rigid. So यहां पर unless नंबर 3 पार्ट में प्रॉब्लम है। क्या होगा? Most disputes can be solved amicably if one is not rigid। बिल्कुल सही है। if they are not नहीं होगा,
इफ वन इज नॉट रिजिड, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर इफ द सब्जेक्ट इज नॉट नोन तो वी यूज वन एज अ सब्जेक्ट एंड वन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा इज यूज होगा। सो क्या होगा, इफ वन इज नॉट रिजिड। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, हैड नॉट, हैड के साथ बच्चों हम बीन यूज करते हैं, बीइंग यूज नहीं करते हैं। यहां पर क्या होगा, बीन। वी वुड हैव वॉन द मैच, यानी इसको बोलते हैं अनफुलफिल कंडीशन, यानी इफ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मेशन है, हैड प्लस V3, यहां पर हैड प्लस V3, लेकिन अगर उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस V3। तो यहां पर एरर है, वी वुड हैव वॉन द मैच, यानी दूसरा क्लाउज क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, हैड नॉट बीन यानी नंबर 2। दिस इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि एरर पार्ट यही है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन, यहां पर देखिए वर्ब है। आगे भी देख लेते हैं, एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है यहां तक। अब पहले हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब क्या है, हैव गिवन, हैव गिवन वर्ब है। उसके पहले हम सब्जेक्ट तो ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स है क्या, नहीं। उसके पहले देखिए द है, उसके पहले क्या है, ऑफ है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन से पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इच है। इच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। जब किसी नाउन से पहले भी यूज अगर हो रहा हो तो भी वह नाउन सिंगुलर ही होता है, और किसी अगर अकेला भी है तो भी वह सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, हैज होगा, यानी हैव तो एक प्लूरल वर्ब है, यानी हैज होगा। So each of the girls has given an impressive dance performance. Number 1 is the correct choice. The Japanese artist Yo Nagao was busy splashing the wall. Splashing the wall. The Japanese artist Yo Nagao was busy splashing the wall. स्प्लेस के बाद हम विथ यूज करते हैं, यानी फ्रॉम की जगह पे क्या होगा, विथ होगा। स्प्लेसिंग द वॉल विथ कलर्स, सो फ्रॉम कलर्स नहीं होगा, यहां पर विथ कलर होगा। योर करेक्ट चॉइस इज नंबर 3। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from other places in the city. अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी वेरी डिफरेंट, बिल्कुल सही है, वेरी डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले हमने एडवर्ब यूज किया है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट। यहां पर दैट का मतलब क्या है, जो। हु का मतलब भी होता है जो, और विच का मतलब भी होता है जो, अगर यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है तो यह दैट का मतलब होता है जो, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। तो उसके पहले आया क्या है, सिटी है। लेकिन क्या यह नाउन है क्या, यहां देखिए पहले हम ढूंढते हैं प्रीपोजिशन। कहाँ है प्रीपोजिशन, इन है, और इन से पहले क्या आया है, अदर प्लेसेस। सो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो वर्ड है वही सब्जेक्ट होता है। सो एंटीसीडेंट सिटी का क्या, दैट का एंटीसीडेंट क्या है, अदर प्लेसेस है। जरूरी नहीं है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके ठीक पहले आने वाला वर्ड ही एंटीसीडेंट होता है, नहीं। उसके पहले भी देखिए अगर प्रीपोजिशन है तो उसके पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट अगर अदर प्लेसेस है यानी प्लूरल है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर इज के जगह पे क्या होगा, आर होगा। सो करेक्ट सेंटेंस इज लोधी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from other places in the city that are crowded and noisy.
यहां पर करेक्ट चॉइस इज दैट इज क्राउडेड एंड नॉइसी। शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट। शी फॉरगॉट, वो भूल गई क्या करना। यहां पर क्या होगा, एक वर्ड मिसिंग है, टू लॉक। शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर व्हेन शी वेंट। करेक्ट चॉइस इज नंबर 2। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा एरर क्या है। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। अब यहां पर देखिए, टेंस को अगर आपने स्टडी किया है तो आप देखिए कि फ्यूचर का 2 एक्शन, उसमें हमने क्या यूज किया है, व्हेन। व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो वह वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होता है। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप, यानी अगर बिकॉज है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट है, व्हेन है, इफ है, अगर 2 फ्यूचर का सेंटेंस, 2 फ्यूचर के क्लाउज अगर इनमें से किसी से जुड़ा हुआ है, किससे, अगर इफ है, दैट है, व्हेन है वगैरह, या प्रोवाइडेड है, तो हम इस वाले पार्ट को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, और दूसरा वाला जो पार्ट है, जो मेन क्लाउज है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में, या मेन क्लाउज है। और व्हेन वी विल रीच द टॉप या सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, या सिंपल प्रेजेंट में होगा। सो व्हेन वी विल नहीं होगा, व्हेन वी रीच द टॉप होगा। द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश। दैट इज, अगेन दैट क्या है, दैट क्या है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके ठीक पहले आने वाला, इसको अगर हम एंटीसीडेंट मानते हैं तो गलत है। एंटीसीडेंट यह नहीं है, बल्कि उसके पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले क्या है, मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज, मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज, यह है इसका एंटीसीडेंट। तो यह प्लूरल है, यहाँ पर इज के जगह पर क्या आएगा, आर आएगा। सो दैट इज अफेक्टिंग नहीं होगा, दैट आर अफेक्टिंग होगा। योर करेक्ट चॉइस इज नंबर 3। साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एरर यहीं पे है। वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद अगर नाउन जो भी आ रहा है वह प्लूरल में होगा, और हमेशा काउंटेबल नाउन ही आता है वन ऑफ द के बाद, और वह काउंटेबल नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी यहां पर साइक्लोन नहीं बल्कि साइक्लोन्स होगा। साइक्लोन्स होगा। करेक्ट चॉइस इज द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। वन ऑफ द के बाद नाउन, नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स of up to 170 kilometers per hour swept away roads, home and bridges. And यहां पर पैरेललिज्म का एरर है। क्या किया, स्वेप्ट अवे, क्या, रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस, और क्या किया, दूसरा वर्ब आ गया। तो यह वर्ब किस वर्ब के पैरेलल में होगा, स्वेप्ट अवे के पैरेलल में होगा, क्योंकि एन के बाद कोई नाउन नहीं है। जिस तरह से रोड्स है, होम है और ब्रिजेस है, अगर उसके बाद नाउन आता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या आया है, वर्ब आया है। तो एंड अगर दो वर्ब को जोड़ता है, या एंड कितने वर्ब को जोड़ रहा है, एक नॉकिंग को जोड़ रहा है, दूसरा स्वेप्ट अवे को। स्वेप्ट अवे अगर सिंपल पास्ट में है तो नॉकिंग भी सिंपल पास्ट में ही होगा ना। तो इसको पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करना होगा, हमें इसको सिंपल पास्ट में करना होगा। क्या होगा, नॉक डाउन। सो टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 km/h swept away roads, home and bridges,
and knocked down power and communication lines. So your correct choice is number 1, because number 1 contains an error. She lost a big order from a known showroom in case of her own carelessness. या क्या होगा? बिकॉज ऑफ होगा, इन केस ऑफ नहीं होगा। इन केस ऑफ का मतलब होता है अगर, जबकि यहां होना क्या चाहिए था? उसके अपने केयरलेसनेस के वजह से। तो के वजह से के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। योर करेक्ट ऑप्शन इज इन केस ऑफ। द हेडक्वार्टर्स, सबसे पहली बात है कि हेडक्वार्टर होता ही नहीं है, या जो हम रहते हैं हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। नहीं होता। क्वार्टर अगर हम लिखते हैं वो एडजेक्टिव है, क्वार्टर, तो हमेशा क्वार्टर्स होता है। उसी तरह से हेडक्वार्टर नहीं बल्कि हेडक्वार्टर्स होता है। और यहां द हेडक्वार्टर्स है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह प्लूरल है। द हेडक्वार्टर्स क्या है? या सिंगुलर है, और यह सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना। क्या आएगा यहां पर? इज आएगा। सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएनओ इज न्यूयॉर्क, दैट्स इट। या इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। After a serious fight between the two brothers, दो के बीच में सीरियस फाइट के बाद a policeman intervened, एक पुलिस वाले ने दखलंदाजी दी और उन्हें कहा that one should not fight with the other होगा यहां पे, या तो होगा and told them that one should not fight with the other, कि एक को दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है and told them that they shouldn't fight with each other. So क्या होना चाहिए था? या तो होना चाहिए था that they should not fight with each other। दो के बीच जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर। और 3 या 3 से अधिक के बीच क्या होगा? वन अनदर। तो यहां पर वन अनदर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन यहां पर अगर वन है, यहां पर अगर वन है तो फिर हम आगे क्या यूज करेंगे? अदर यूज करेंगे। अगर यहां पर दे है तो हम या तो ईच अदर यूज करेंगे या वन अनदर यूज करेंगे। अगर 2 है तो ईच अदर, और 3 या 3 से अधिक है तो वन अनदर। सो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। Such rules do not apply to you and me. Such rules do not apply to you. अब देखिए, हमेशा चाहे यहां प्रीपोजिशन कोई भी हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, हालांकि सब्जेक्ट का फॉर्म भी सेम होता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म भी सेम होता है। एंड के बाद आई है, यह तो सब्जेक्टिव केस में है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पर मी होना चाहिए था। सो सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी होगा। द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पर सी होगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं। The old lady swooned but was soon restored at senses. यहां पर प्रीपोजिशन का एरर है। Restore to, the doctor restored her to senses, या फिर हम क्या यूज करेंगे? She was restored her to senses. So somebody restored her to senses, या she was restored to senses by the doctor or by somebody. So यहाँ पर
रिस्टोर्ड टू आएगा, सी पार्ट में एरर है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। अब यहां पर मैंने पहले भी बताया था इंक्लूडिंग है, जैसे विथ है, टुगेदर विथ है, उसी तरह से एज वेल एज है, और उसी तरह से इंक्लूडिंग अगर है, अगर यह 2 को जोड़ रहा है, जैसे यहां द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स और 2 शॉप्स दोनों को जोड़ रहा है क्या, इंक्लूडिंग, तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट वाले को मानेंगे। फर्स्ट में क्या है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब यहां पर फ्लैट्स भी है तो उसमें हम चुनेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फ्लैट्स क्या है या नाउन है। सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले क्या है, द होल ब्लॉक, वही सब्जेक्ट होगा। वह सिंगुलर है, अगर वह सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर ही होगा, यहां पर वह जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। It is a common misconception that every policeman badly behaves with the citizen. It is a common misconception that every policeman behaves. यहां जो badly है यह adverb है, क्या है, adverb of manner है। यहां पर है badly adverb of manner है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर हम यूज करते हैं तो वह हमेशा वर्ब के बाद होता है। जिस वर्ब को मॉडिफाई करता है, वह जिस वर्ब का विशेषता बताता है, जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है, उस वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करते हैं, उस वर्ब से पहले हम कभी नहीं करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, एवरी पुलिस मैन बिहेव्स बैडली विद द सिटीजन्स, या बैडली को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, बिहेव्स के बाद। तो करेक्ट आंसर इज कहा क्या है, सी है। यानी किसी भी एडवर्ब ऑफ मैनर को हम जब यूज करते हैं तो उसका यूज हम वर्ब के बाद करते हैं, ना कि वर्ब से पहले। क्वेश्चन नंबर 49, इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's quarter results mentioned a fine levied by the South African Reserve Bank headquartered in Pretoria. In June 2017, an anodyne footnote to the Bank of Baroda's quarter results, क्या quarter results, quarter क्या है, क्वार्टरली होगा। जो रिजल्ट्स है यह नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, और क्या होगा, क्वार्टरली होगा। जैसे हाफ ईयरली होता है, एनुअली होता है, उसी तरह से क्वार्टरली होगा। यानी एनुअल तो सही है, एनुअल रिजल्ट, हाफ ईयर नहीं होगा, हाफ ईयरली रिजल्ट, उसी तरह से क्वार्टरली रिजल्ट होगा। तो यहां पर होगा क्वार्टर के जगह पे क्या होगा, क्वार्टरली होगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट होगा। आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है 5 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही वाज नॉट टर्न्ड अप, ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। जो समन्स है या नाउन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है। अगर एक समन की भी बात करते हैं तो उसे हम समन्स ही लिखते हैं, सो समन्स ऑलरेडी सिंगुलर है। पर चूंकि यहां पर 5 की बात हो रही है तो यहां जो समन्स है वह प्लूरल फॉर्म में होगा। तो समन्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, समन्सेस। So 5 summonses have been issued by the district court, but he has not turned up yet. आपका आंसर होगा नंबर ए। So my dear parents, आज
काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ और आज सिर्फ 50 क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी है। वैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में बढ़ाऊंगा। टुमारो आई एम कमिंग विथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और आपका कोई डिमांड हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर मैं डालता रहूं। ग्रामर का जो ट्यूटोरियल है उस पर बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उस पर अब कोई वीडियो बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम बेस्ड हो। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, उस पर आधारित ही मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका जो भी डिमांड है, आपकी ज़रूरत है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम।